एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर वाज द की वर्ड। उस टाइम मेरे को लगा भाई ये एक्सपोजर वर्ड का मतलब क्या है भाई, क्या ऐसा कुछ मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे जो मुझे आईआईटी कानपुर में नहीं मिलेगा। तो नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज हमारे साथ विप्लव पटेल, जो कि आईआईटी के में Y19 बैच के हैं और इनका डिपार्टमेंट केमिकल है और इनका डबल मेजर है बत्ती डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो विप्लव, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। शुक्रिया अंकित इंट्रो के लिए। तो जैसा कि तुमने बताया कि मैं आईआईटी कानपुर में अभी फाइनल ईयर अंडरग्रेड हूँ और केमिकल इंजीनियरिंग मेरा प्राइमरी डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा सेकेंडरी डिपार्टमेंट है। और मैं यूपी के एक बस्ती जिला है, छोटा सा जिला है, वहाँ से आया हूँ। और यहाँ पे कैंपस में आया, यहाँ पे हिंदी साहित्य सभा एक क्लब है, उसका समन्वयक रहा, कोऑर्डिनेटर था। फिर उद्घोष एक स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, उसमें हेड फाइनेंस था। और माइटेक्स एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू रिसर्च इंटर्नशिप करी थी मैंने कनाडा में, एक यूनिवर्सिटी है मैकगिल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जाके। और गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है, वहाँ पे एनालिस्ट, बतौर एनालिस्ट ऐसा समर इंटर्नशिप किया था। ये कुछ पार्ट रहे। बाकी हॉबीज का तो यही है कि लिखता पढ़ता रहता हूँ, थोड़ी कविताएं, नज्म, गजल, यही सब। अच्छा, तो इतना सब कुछ आप कर चुके हो अभी तक। तो इन सब की शुरुआत हुई आपकी जेई प्रिपरेशन से, राइट? हाँ, इन सब की शुरुआत तो जेई प्रेप से ही हुई। हाँ, तो आपने जेई की प्रिपरेशन कहाँ से की, कैसे की? तो सीन ये है कि मैंने जेई की प्रेप खुद से करी थी, मतलब सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी। थोड़ा सा कंपोनेंट उसमें कोचिंग का था, जो कि मैं बताता हूँ। उसकी पीछे कहानी है कि मैं 11th में जब हुआ तो मैं पहले गांव में रहता था, 10th तक गांव में प्रॉपर रहता था। तो बस्ती में एक गांव है, बड़ी बक्सई करके, वहां पे रहता था। फिर 11th में लोगों को लगा कि ठीक है, नीड है कि अगर कोटा नहीं जा रहा है बच्चा तो कम से कम बस्ती में ही जो भी ठीक ठाक कोचिंग है वहां पे करा दिया जाए। तो एक कोचिंग थी IITians एज करके, वहां पे मैं ज्वाइन किया। और वहां पे 11th में थोड़े कुछ महीने चली कोचिंग, और उसके बाद लाइक थोड़ा सा पढ़ाना कम हो गया वहाँ पे। जो फिजिक्स के जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट मैं अभी भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि इवन 11th के बाद जब मैंने कोचिंग छोड़ दी थी तो 12th में भी मेरे को अगर कुछ कुछ पूछना रहता था तो मैं अपने सर से, उनसे, फिजिक्स वाले सर से पूछता रहता था, तो वो मेरे को गाइड करते रहते थे। बाकी यही था कि 11th तक में मतलब जितना कुछ पढ़ा बस फिजिक्स में पढ़ा कोचिंग में, बाकी मैथ में और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ खास पढ़ नहीं पाया कोचिंग में। रीज़न बीइंग शायद वो जो पढ़ाते थे मुझे समझ भी नहीं आता था उतना। और उसके बाद मेरा जो फुल फोकस था कि क्योंकि मैं 10th में ऐसा सीन था कि मैं हमेशा से बोर्ड के लिए पढ़ता था। तो 10th में मैं ICSE बोर्ड में था वहाँ के। तो ICSE बोर्ड मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया था। पूरा डिस्ट्रिक्ट? हाँ, पूरा बस्ती जिला टॉप कर दिया था। तो लोग वैसे आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं परिवार। अवार्ड मिला था फिर? हाँ, मतलब अवार्ड तो मिलता ही है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिल जाता है। फिर हमारा जो स्कूल था वो कैथोलिक स्कूल था, तो उनके भी एक फेडरेशन की तरफ से गोरखपुर में बुलाया गया था, वहाँ पे भी मतलब सम्मानित किया गया था। तो ऐसा सीन था। फिर वही था, तो मेरा जो मेन फोकस रहा है शुरू से वो बोर्ड्स प्रेप का ही था। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, अभी तो बोर्ड्स का करना है। तो मैं 11th में कोचिंग छोड़ी मैंने और मैं अपना फुल फ्लेजेड तैयारी बोर्ड्स का करना 12th में शुरू कर दिया था। और उसी दौरान मतलब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, साथ साथ का बोर्ड्स का करते रहेंगे और जेई का भी करते रहेंगे। तो जेई का मैंने ऐसा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता था। अब मेरे को पता नहीं था कि इतना सब कुछ कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। तो मैंने यूट्यूब पे उस टाइम जैसे वेदांतु एक करके था, उसके वीडियोस देखता था। फिर ऐसे ऐसे कई चैनल थे उस टाइम, ATP स्टार करके, आई थिंक कुछ कुछ ऐसे चैनल्स थे। तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्टिव कैसे हो उस चीज में? लाइक बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए तुम्हें पहले देखना पड़ता है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैनल्स तुम्हें खंगालने पड़ते हैं। एंड आई थिंक आई वॉज अ बिट लकी इन दिस एस्पेक्ट कि मैंने जो चैनल्स शुरू में चुने दोज वेर गुड चैनल्स। ठीक है, ऐसा नहीं था कि शुरू में ही बेकार चैनल मिल गया फिर बाद में धीरे धीरे करके था। तो मेरे को शुरू से ही मतलब एक चैनल, मतलब जो भी चैनल्स मिले वो काइंड ऑफ ठीक ठाक पढ़ाते थे वहाँ पे।
एंड एक और रीजन था उसका कि मेरे जो बड़े भैया थे वो उस टाइम वो भी जेई की प्रेप कर रहे थे कोटा से, वो एक साल अच्छा, ड्रॉप लिए थे, ओके। तो उनके थ्रू भी मेरे को इन्फो पता चलती रहती थी कि चलो ये कंटेंट है अच्छा, ये चैनल अच्छा चैनल है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो भैया ने नहीं बोला कभी कोचिंग करने के लिए? बोलते तो थे ही लोग कि कोचिंग क्यों नहीं करा, कोटा क्यों नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रहता है कि बंदा अगर बहुत अच्छा है मैथ्स में तो उसको तो कोटा भेजो, उसको तो कोटा भेजो, ठीक है। तो मेरा मन नहीं था कोटा जाने का, तो यही था। तो अब वही चैनल्स के थ्रू, मतलब यूट्यूब चैनल्स हो गए और बोर्ड्स का अपना जो बुक था एनसीईआरटी और कुछ कुछ जो किताबें मैंने अलग से खरीद रखी थी जेई प्रेप के लिए, उन्हीं से मतलब पढ़ता था। अच्छा, तो इन सबसे आपने प्रिपरेशन कर ली थी। फिर बोर्ड का रिजल्ट क्या रहा और जेई का रिजल्ट क्या रहा उस दौरान? तो ऐसा हुआ कि 12th में मतलब एम तो यही था कि इस बार भी जिला टॉप किया जाए। जेई टॉप कह रहा था नहीं था? जेई टॉप तो बाद में आता है, मेरे लिए आ रहा था, पहले तो यही था। अच्छा, आपके लिए प्रायोरिटी बोर्ड्स थी। जबकि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि 75% क्लियर करना होता है बच्चों को। एग्जैक्टली, बस मार्जिन टारगेट। हाँ, उनका टारगेट मार्जिन यही रहता है कि 75 से ऊपर हो जाए, तो इसीलिए बहुत लोग गाँवों में से कुछ भी फालतू स्कूल में लगाते हैं, डमी स्कूलिंग जिसको बोलते हैं, डमी स्कूलिंग करते हैं, बाकी अपना कोटा में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सीन नहीं था। तो रिजल्ट ऐसा हुआ, खैर कि रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं सेकंड आया हूँ। Okay. तो एक बायो का मेरा एक दोस्त था जॉयस, वो 1 मार्क्स से टॉप कर गया था। जिला टॉप या फिर स्कूल टॉप? जिला टॉप। तो अच्छा। उसके 98.25% थे और मेरे 98% थे। तो आप सेकंड थे डिस्ट्रिक्ट? हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अवार्ड मिला सेकंड को? हाँ, मतलब अवार्ड तो मिलता ही है, बट वही वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता यार। हमारी सांत्वना आपके साथ है। ठीक है। जेई का क्या हुआ? हाँ, तो जेई का ऐसा हुआ था कि मैंने ऑलरेडी जनवरी वाला अटेम्प्ट तो दे रखा था। उस टाइम 2 अटेम्प्ट पहली बार हुआ था कि 2 अटेम्प्ट होने थे। हमारे ही टाइम हुआ था कि एनटीए कराएगी, और इसके पहले था कि एक ही बार जेई मेंस होता था। हमारे टाइम हुआ था कि अब एनटीए कराएगी एंड 2 अटेम्प्ट होगा। तो एनटीए ने कराया। पहला अटेम्प्ट मैं जनवरी में दिया था, और जनवरी का अटेम्प्ट बहुत ही ऐसे फीका सा था क्योंकि उस टाइम मेरा प्री बोर्ड्स का चल रहा था, तो मेरा मेन फोकस उस टाइम ही प्री बोर्ड्स पे ही था। मैं एक दिन के लिए गया लखनऊ, मेरा सेंटर लखनऊ में पड़ा था, मैं वहां पे एग्जाम देके आ गया। उसमें मेरे अच्छे परसेंटाइल आ गए, मतलब उसमें मेरे लाइक 98.34 परसेंटाइल के आसपास आ गए थे, और मैं कुछ पढ़ा उड़ा बिना प्रिपरेशन के? हाँ, मतलब बिना प्रिपरेशन। हमेशा से इतने ब्राइट थे? मतलब यार मेरे को ऐसा लगता है कि देखो जेई का सिलेबस चाहे जितना भी लोग बोल देना, वो ओवरलैप तो करता है बोर्ड के सिलेबस से, ठीक है। वो बोर्ड मेंस का, हाँ, जेई मेंस का। और ये भी है कि इनफैक्ट जेई एडवांस्ड का भी सिलेबस गुजरता है बोर्ड्स के रास्ते से ही, ठीक है। तुम अपने कॉन्सेप्ट्स पहले बनाते हो, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हो, फिर उसके बाद में तुम जब सवाल लगाते हो जेई एडवांस्ड के, तो तुम उनको और शार्पन कर रहे होते हो, ठीक है। तो जो तुम्हारी मेरी जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं से, मैं इनफैक्ट मानता हूँ कि जब मैं बोर्ड की भी तैयारी कर रहा था ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जेई की प्रेप नहीं हो रही थी, मेरी जेई की प्रेप भी हो रही थी साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ऐसा सीन था। फिर उसके बाद जेई एडवांस्ड का दिया, तो उसमें क्या रहा? उससे पहले दूसरा जो अटेम्प्ट दिया था वो दिया था? हाँ, दूसरा अटेम्प्ट भी दिया था, लेकिन उसमें थोड़े से कम आए थे। आई थिंक उसमें 98.2 के आसपास आया था परसेंटेज। थोड़े से कम? हाँ, तो मतलब वो कम हो गया मेरे को, जबकि एक्सपेक्ट था कि और ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें मेरे ज्यादा मार्क्स थे। पिछले वाले में तो बहुत मतलब 150 से 160 के आसपास आए थे, एंड इसमें मतलब 190 200 प्लस था आई थिंक मेरा स्कोर। तब भी मेरा परसेंटाइल कम रहा। तो बाकी बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली थी? एग्जैक्टली। तो वो परसेंटाइल वाला सिस्टम थोड़ा सा ये तो था ही कि वो तुम्हारे बैच और पेपर पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है अप्रैल वाला पेपर आसान आया हो और सबने अच्छा कर लिया हो। तो फिर जेई एडवांस की तैयारी करी जम के? अब जेई एडवांस की तैयारी भी ऐसा था कि देखो, मेरे को तो इतना पता था कि भाई मैंने बहुत ज्यादा प्रेप तो कर नहीं रखी है। मेरा मैथ तो बहुत ही ऐसा था कि भाई मैथ में कैसे भी करके पास होना है। सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर करनी। एग्जैक्टली। तो मैथ का तो यही था कि सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर करना है। तो मैंने फुल फोकस अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रखा कि अपन को जो करना है, जो कर पाएंगे वो यही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री।
तो मैंने उस टाइम अखिल तिवारी की एक बुक मंगाई 5 सेट की, डीसी पांडे टाइप्स होता है, लेकिन मेरे को डीसी पांडे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था, मतलब मेरे को वो बुक जम नहीं रही तो थी। आप रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे थे साइड में? रेफरेंस बुक पढ़ रहा था मैं, तो मैंने डीसी पांडे, मेरे को उतना समझ में नहीं आया, बट अच्छी बुक है, डीसी पांडे भी अच्छी बुक है, एससी वर्मा भी अच्छी बुक है। तो मैंने अखिल तिवारी की एक बुक मंगाई एमटीजी पब्लिकेशन की, वो मेरे को काफी अच्छी लगी। ठीक है, अब मैं उसके सवाल लगाना, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उससे सवाल लगाना शुरू किया, तो मेरे को सवाल बहुत आसानी से हो रहे थे, वही सवाल जो मैं 1 साल पहले देखता था तो डर जाता था कि भाई ये सवाल लोग बनाते कैसे होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट कि उसमें कुछ कुछ सवाल आई इरोडोव के भी थे। ठीक है, एंड आई इरोडोव के सवाल भाई मैंने 11th में बस 2 सवाल लगाए थे मात्र, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मुझे बहुत डर लग गया था उस बुक से। एग्जैक्टली, मुझे बहुत डर लग गया था, तो मैंने कहा कि भाई ये अब बाद में देखेंगे कभी, तो मैंने बाद में कभी देखा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू अखिल तिवारीज बुक आई स्टार्टेड सॉल्विंग आई इरोडोव, जो कि बाद में मेरे को पता चला ये तो आई इरोडोव का सवाल है। तो फिर जे एडवांस का रिजल्ट कैसा रहा? जे एडवांस का रिजल्ट भी ठीक ठाक था, एंड मेरा ठीक ठाक था मतलब ऐसा था कि मतलब फिजिक्स में अच्छे खासे नंबर आ गए थे, 42 नंबर के आसपास आ गए थे, केमिस्ट्री में मेरे 80 नंबर आ गए थे, और मैथ में जस्ट पास हो गया था मैं, बस अगर एक सवाल गलत हुआ होता तो लटक गया होता। तो ये अच्छे नंबर ही होते हैं, ठीक ठीक क्या होता है? हाँ मतलब अच्छे नंबर हैं, और मैं मानता हूँ कि बिना प्रेप के हिसाब से इट वाज अ डिसेंट स्कोर। तो आपने ड्रॉप का सोचा कभी कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, ये थॉट आता है, ये थॉट तो भाई वही है ना कि सबको किसी ना किसी बात का मलाल रह जाएगा। क्योंकि तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के भी लिए हैं, तो उनको अभी तक रिग्रेट है, क्योंकि 500 रैंक थी तो टॉप 100 में आ सकते थे। एग्जैक्टली, तो ये रहता है भाई कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद, अभी भी सोचता हूँ कि शायद 1 साल ड्रॉप ले लिया होता तो अभी मामला कुछ अलग ही होता, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ हो सकता है कि इट वुड हैव गॉन इन दी अपोजिट डायरेक्शन और एज वेल, भाई सब कोटा जाते हो, हाँ वहां का माहौल नहीं सह पाऊं, या फिर क्योंकि मैं कभी घर से बाहर निकला नहीं था। कोटा में तो आजकल काफी प्रेशर वाले मतलब हालात चल रहे हैं। एग्जैक्टली, कोटा में वही है कि अंधी भीड़ टाइप की लगती है, मतलब मेरे भैया से भी मेरी बात होती है, वो शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड थे, लेकिन भीड़ हर जगह पर वहां पे दिखती है। वहां पे तुम देखोगे कि हर कोई भाग रहा है उस चीज के पीछे, और अगर तुम नहीं भागोगे तो तुम जितना कर रहे हो तुम्हें वो चीज हमेशा सफिशिएंट लगेगी ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ सफिशिएंट है। बच्चों जो एनालिसिस करते हैं कि क्या स्कोर आ रहा है तो वहां कैसा रहेगा, हाँ। मतलब आधा दिमाग तो इसमें रहता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे इतने बच्चों में इतने सैंपल स्पेस में ये रैंक आ रही है, तो इतने सैंपल बिजनेस की इतनी आ रही होगी। अब तुम देख रहे होगे भाई, जो एक शौक लगता है आपको वहां पे जाके, जो कि मुझे लगता है कि आप आईआईटी में भी आओगे तब भी आपको वो शौक फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है। जैसे मैं था कि स्कूल में, भाई मेरे स्कूल में ऐसा था कि मैथ्स में मेरे प्री बोर्ड्स में फुल मार्क्स आ रहे हैं तो सेकंड हाईएस्ट के 78-75 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा सीन चल रहा था, तो वहां पे तो मैं ही शेर था। ठीक है, अंधों में काला राजा कह लो, लेकिन वो चीज तो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। दो वो कॉन्फिडेंस मैं मानता हूँ कि ठीक है बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है आपके लिए, बट वो चीज कहीं ना कहीं आपको संभाले रखती है। लेकिन वो जब कॉन्फिडेंस आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जब वहां आप देखते हो कि आप जैसे हजारों पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको तो शौक लगेगा, कि आपके कॉन्फिडेंस को शौक लगेगा। फिर सोचा आपने ड्रॉप करने का? ड्रॉप करने का तो नहीं सोचा, तो मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि ठीक है जो मिल रहा है यहाँ पे वो लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या मिल रहा है। इसमें किसी डिसाइड किया कि कहाँ पे क्या लेना है? तो इसका सीन ऐसा था कि मेरे को 2 ऑप्शन मिल रहे थे काइंड ऑफ, कि आईआईटी कानपुर में केमिकल एंड बाकी आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस। आईआईटी मद्रास का तो ऑलरेडी रूल्ड आउट था कि यहाँ तो नहीं जाना है। हाँ, और तो उसमें डिसाइड था कि आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस मिल रहा था बहुत आराम से, तो मैंने कहा कि मन तो मेरा था कि चलो आईआईटी बॉम्बे जाते हैं। एंड बाकी मैंने जितने लोगों से बात करी वो लोग कह रहे थे कि भाई आईआईटी बॉम्बे जाओ, वहां पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्सपोजर वाज द की वर्ड। उस टाइम मेरे को लगा भाई ये एक्सपोजर वर्ड का मतलब क्या है, भाई क्या ऐसा कुछ मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे जो मुझे आईआईटी कानपुर में नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज खटक रही थी, लेकिन बाकी उस टाइम पापा से बात हो रही थी, पापा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मतलब वो कह रहे थे कि क्या करोगे जाके बॉम्बे, मतलब ठीक है दोनों कॉलेज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तुम कानपुर में रहो, बस्ती से कानपुर कभी भी आना होगा, कभी भी हमें पहुंचना होगा हम पहुंच जाएंगे, तो नजदीक रहता है। तो वो जो नजदीक वाला फैक्टर था दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर इन माय केस। तो मैंने पहले मेरा जो काउंसलिंग था वो यही आईआईटी कानपुर में हुआ था, पहले राउंड में मैंने फ्रीज कर दिया आईआईटी कानपुर केमिकल।
ओके। अभी कुछ रिग्रेट होता है बॉम्बे कानपुर का? ना, नो क्योंकि लोग कैंपस वाइज मुझे लगता है आईआईटी कानपुर बेस्ट है मेरे को तो ऐसा लगता है कि एकेडमिक्स वाइज। हाँ, एकेडमिक्स वाइज है ना, मुझे लगता है कि बस लोकेशन एक एक्स फैक्टर है उनके केस में। लोकेशन इज अ फैक्टर एंड द थिंग इज कि देखो एक्सपोजर वाली चीज मुझे ऐसा लगता है जितना मुझे आईआईटी कानपुर में मिल गया ना, आई डोंट थिंक कि उससे बहुत ज्यादा कुछ मेरे को वहां पे मिल जाता। वही है कि वहां पे उनकी एक सिटी लाइफ होती है कि बाहर जाओ तो भाई बहुत चकाचौंध वाली जिंदगी है, ठीक है, मुंबई शहर में। यहाँ पे कानपुर में आपको बाहर जाओगे तो जानकारी मिलेगा। रेफरेंस के लिए बता दें कि नानकरी गांव है आईआईटी कानपुर की जस्ट बाहर, तो काफी खस्ता हालत में। तो ऐसा रहता है, लेकिन कैंपस के अंदर इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? इन आईआईटी कानपुर छोटा सिटी वाला इकोसिस्टम कैंपस के अंदर ही है। एग्जैक्टली जैसे मैं आया था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे एक सीनियर ने कहा था कि देखो आईआईटी कानपुर कीचड़ में कमल है। तो यही सीन है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है भाई, हर चीज तुम्हें कुछ भी करना है। पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है और आपको अपनी टाइप की अपॉर्चुनिटीज लेनी पड़ती है। हाँ, तो उसमें आप किस सिलेक्टिव हुए? तो देखो अपॉर्चुनिटीज का ऐसा था कि देखो तुम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तो तुम्हारे एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज हो गए, तुम्हारे यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज में अपॉर्चुनिटीज हो गए, लीडरशिप क्वालिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज हो गई कि अगर तुम स्टूडेंट जिम खाना में जाना चाह रहे हो, तुम पॉलिसी मेकिंग में जाना चाह रहे हो, तो वहां पे भी तुम जा सकते हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज है। बाकी स्पोर्ट्स वाइज ये सब भी तो काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। तो मेरा तो क्लियर था कि मुझे जाना है कल्चरल साइड में, एंड मैं पहले से भी लिखता पढ़ता था, तो मेरे को एकदम क्लियर दिख गया फर्स्ट ईयर में कि कल्चरल क्लब में जाना। हाँ, कल्चरल क्लब में और लिखने पढ़ने वाले में। तो 2 ऑप्शन था, ड्राम्स में एंड हिंदी साहित्य सभा में, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता था, इंग्लिश में उतना नहीं लिखता था। इंग्लिश में भी लिखता था बट उतना नहीं। तो मेरा तो था कि ठीक है यार, परफॉर्मिंग में ये रहेगा कि मेरे को बस लिखना पढ़ना कविता ये ज्यादा पसंद था। तो मैंने कहा ठीक है, ड्राम्स में नहीं जाते हैं, एचएसएस सीम्स टू बी अ गुड प्लेस। एंड तो मैंने सबसे पहले मतलब ऐसा था कि फ्रेशर्स के दौरान जाना था, फ्रेशर्स की में हमें जाना होता है और वहां पे रिपोर्ट करना होता है जहाँ पे क्लब्स रहते हैं। तो ओएटी का स्टेयर्स है, राइट? तो आईआईटी कानपुर में, तो वहां पे ओएटी के किनारे वाले साइड वहां पे हिंदी साहित्य सभा के लोग बैठे हुए थे, कोऑर्डिनेटर्स और लोग। तो मैं गया वहां पे, तो मैंने कहा कि मुझे फ्रेशर्स में परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो वहीं से शुरू हुई वहां की हिंदी साहित्य सभा वाली जर्नी। उसके अलावा एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वहाँ किसी सिलेक्ट हुई कि आपको रिसर्च करना है या फिर आपको किसी जॉब के लिए लुकआउट करना है? कुछ एक्सपेरिमेंट किया आपने? हाँ, करके देखते हैं हाँ, इसके पीछे तो बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो देखो फर्स्ट ईयर तक किसी को कुछ नहीं पता होता, सेकंड ईयर तक किसी को कुछ नहीं पता होता। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा तो निकल जाता, पता भी नहीं चलता। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सीनियर्स हमें काफी हेल्पफुल है, बट स्टिल एक जो मतलब धुंधलेबाजी है कि आप सीपीआई डजंट मैटर और आप बहुत सारे क्लब्स में जाओ, काफी एक्सप्लोर करो, काफी गलत चीज है। सबसे पहले आप अपना एकेडमिक प्रायोरिटी पे रखो, उसके बाद कोई क्लब या जो कुछ भी है तो ये चीज हम बता दें। देखो ये चीज तो क्लब्स करते हैं, वो बहुत सीनियर्स तुमसे कहेंगे कि अभी ये मत करो, मतलब अभी क्लब्स जाओ, एक्सप्लोर करो और गैलेक्सी में पार्टिसिपेट करो। मैं कहता हूँ कि देखो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता है, ठीक है। मेरे केस में तो मुझे ऐसा मैं मानता हूँ कि चेरी ऑन द टॉप है, मतलब आपके एकेड्स बेस्ट होने चाहिए। एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे केस में तो वो चीज सही रही कि मैंने अपना एकेड्स भी मैं मैनेज करता गया और इन सब चीजों में भी पार्टिसिपेट करता गया, ठीक है, क्लब्स में, बाकी सोसाइटीज में और गैलेक्सी में भी। तो दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योरसेल्फ, राइट, इन को करिकुलर डोमेन। क्योंकि 12th से आने के बाद इतना तो मैं समझ गया कि ये जो 12th तक वाली लाइफ थी सिर्फ पढ़ना वाला, इससे तो आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको सीखना है कि लोगों से कैसे मिलना होता है, लोगों के साथ काम कैसे करना है, ठीक है, अपने आप को, अपने खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी कैसे है, एंड ये सब चीजें अगर करनी है तो क्लब बिकम्स अ गुड प्लेस, ठीक है। आपका स्टिल एकेड्स वाज ऑन द प्रायोरिटी। हाँ, बट ठीक चल रहे थे। हाँ, मेरा मतलब ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में भी मतलब ठीक चल रहा था। 10 नहीं था यार, 10 होता था। तो फर्स्ट ईयर में ठीक ठाक, मतलब 9 के आसपास सीपीआई बन गई थी और लोग कह रहे थे कि ब्रांच चेंज करा लो। हो जाती है तब तक आपकी? मेरा ब्रांच चेंज इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल में हो जाता। अच्छा, इकोनॉमिक्स ले सकते थे, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसका था कि वो बीएस था। तो अरे यार
पहले बता दे कि बीएस और बीटेक में क्या डिफरेंस नहीं होता। हाँ, डिफरेंस नहीं होता, बट ऐसा था कि मतलब आई वांटेड टू हैव अ बीटेक डिग्री, मतलब दैट वाज फ्रॉम इनसाइड कि भाई बीटेक ही करना है मुझे अभी, ठीक है। आपके सामने एक बीएससी को का स्टूडेंट बैठा है। तो मेरा था कि अपॉर्चुनिटी वाइज मतलब दोनों इक्विवेलेंट। हाँ, अपॉर्चुनिटीज वाइज मतलब आई वुड से कि अपॉर्चुनिटीज वाइज नॉन सर्किटल सारे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। इट्स अप टू यू कि तुम कितना मेहनत कर लेते हो, ठीक है। बाहर लोगों को आइडिया नहीं होता इस चीज को लेके कि लोग जब काउंसलिंग के टाइम की बीएस डिग्री क्या होती है, तो बीएससी को लोग भरते भी नहीं है या फिर बहुत लोग को ध्यान नहीं रहता। आई वुड से कि इकोनॉमिक्स इज अ वेरी गुड ब्रांच यार। आजकल इसका स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो आईआईटीज की जो इकोनॉमिक्स है वो बाहर वाली इकोनॉमिक्स से काफी अलग बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती कोड होता है, यहाँ पे डाटा होता है, वो चीजें होती है। Exactly. पार्ट कम रहता है। तुम्हें तो ज्यादा ही पता होगा, लेकिन जहां तक मैंने देखा है यहाँ का इकोनॉमिक्स, और मेरे कुछ जानने वाले हैं जो बाहर ऐसे बीकॉम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और जो बीएससी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो लोग ऐसा होता है कि उनका जब मैं सिलेबस का डिफरेंस देखता हूँ तो बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। उनके बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज वाले बेस्ड है। हमारा जो इकोनॉमिक्स का वो बहुत मैथमेटिकल रिगर इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाता है, राइट। इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाया जाता है, यहाँ पे मशीन लर्निंग के कोर्सेस हैं, यहाँ पे डेटा साइंस के कोर्सेस हैं, आप सब कुछ कर सकते हो बीइंग इन इकोनॉमिक्स एज वेल, ठीक है। तो वो जो अभी आज जो क्वांटिटेटिव फाइनेंस वाला डोमेन आ रहा है ना, तो यहाँ पे यू बीइंग इन आईआईटी, बीइंग इन इकोनॉमिक्स, तुम वो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट भी कर सकते हो अपना, जो आपको नहीं करना था इसलिए आपने ब्रांचेज नहीं करवाई। मतलब वापस उसी पे आते हैं। ब्रांचेज का ऑप्शन था मैकेनिकल और इकोनॉमिक्स, तो मैकेनिकल तो काफी कठिन पड़ती है। मैकेनिकल तो काफी कठिन पड़ती है, एंड मैकेनिकल में हैंडवर्क, हाँ हैंडवर्क ज्यादा होता है, लैब ज्यादा होता है, एंड मेरे को बहुत कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था मैकेनिकल में। हाँ, तो मैंने कहा कि देखो इंटरेस्ट तो तुम्हें खुद नहीं पता होता कौन से डिपार्टमेंट पे, until and unless, मैं मानता हूँ जब तक तुम वो चीज एक्सप्लोर नहीं कर चुके होते हो तब तक तुम्हें नहीं पता कि वो इंटरेस्ट तुम्हारा है कि नहीं। इट्स कि तुम लोगों से सुन के चीजें ऐसे देख के अपना एक व्यू पॉइंट बना लेते हो कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन सीएससी, आई एम इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिकल, बट मेरे केस में तो ऐसा नहीं है। जब तक मैं किसी चीज को कर नहीं लेता हूँ, उसमें पूरा इन्वॉल्व नहीं हो जाता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता चलता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं है। ओके। तो उसके बाद आपके उस ब्रांच में ऑप्शन था पर आपने करवाई नहीं। हाँ, तो उसके बाद आपने फिर इंटर्नशिप प्रिपरेशन शुरू की सेकंड ईयर में? थोड़ी बहुत करनी शुरू करी थी कि कोर्सेरा पे उस टाइम आईआईटी कानपुर फ्री कोर्सेज दे रहा था। कोई मतलब होता है कोर्सेज मतलब होता तो है अगर तुम करना चाहो तो। लोग वीडियो देखते हैं, वही कोड देखते हैं, फिर वीडियो, क्योंकि मैंने भी किया है। हाँ देखो, वही बात है, तुम्हें सीखने को तो मिल जाएगा। अब तुम उसके जो असाइनमेंट्स होते हो उसके सोल्यूशन तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इफ यू वांट टू चीट देन यू कैन, बट उसमें तुम चीट किसको कर रहे हो? वो कोर्सेस का कोई मतलब नहीं अगर तुम सीखना नहीं चाह रहे हो, और उसमें तुम सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए तुम कहीं से बाहर से कोड लिख के छाप के जल्दी मेरा मोटिवेशन सर्टिफिकेट नहीं था, पर मुझे लर्निंग के लिए अच्छा मेथड नहीं लगा। मेरे लिए, लोगों के लिए अच्छा मेथड हो सकता है। हाँ, लाइक तुम्हारे लिए क्यों नहीं लगा? बस नहीं लगा, मैंने ट्राई किया, थोड़े 20 लेक्चर भी देखे, फिर आई थिंक कोडिंग मुझे पसंद नहीं आई। हाँ, ये होगा, ये कारण होगा कि तुम्हें एज सच कोडिंग पसंद नहीं होगी, तुम्हें एज सच डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वाला पार्ट पसंद नहीं आया होगा। बट मतलब ऑनलाइन टीचिंग, रिकॉर्डेड टीचिंग, और जैसे मैंने बताया थी मैं 12th से ही ऐसे ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहा होता हूँ यूट्यूब पे, तो मेरा तो सेट हो गया था कि मतलब आई कैन लर्न बाय वाचिंग लेक्चर्स। और कोड का भी था कि मतलब आईसीएसई में था तो हमारे में क्लास 8 से ही जावा पढ़ाना शुरू कर देते थे। मतलब ये लिटरली मैं 12th तक आज तक देखा भी नहीं हूँ कि कोडिंग क्या होती है। मैंने कैंपस में आके देखी है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से मेरे दोस्त थे जो बहुत अच्छा जेईई में परफॉर्म करके भी मतलब यहाँ पे आते तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस कोर्स में। एंड आई वाज लाइक कि मैं बिना पढ़े जाता था और वहां पे लैब करके आ जाता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने एज से पढ़ रखा था। अगर नहीं पढ़ा होता तो मेरी भी वही सेम हालत होती। बहुत आराम से, क्योंकि हमें सी में पढ़ाया जाता है और मैंने पढ़ जावा में रखा था। ऑलमोस्ट पैरेललिज्म होता है दोनों के बीच में। आई थिंक अभी सीबीएसई को भी इंक्लूड करना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि कोडिंग की न्यू लैंग्वेज है। आई थिंक 11-12 में सीबीएसई में था C++ और सी। मेरे कुछ दोस्त थे सीबीएसई के, वो कह तो रहे थे कि 11-12 में ऑप्शनल होता है, राइट? तो बट होता है ना, तो आप तो 8 से सीख रहे थे कोडिंग। अब स्कूल वाले पढ़ाते थे, स्कूल वाले ने मैंडेशन करके रखा था। इनफैक्ट 12th में तो स्कूल वालों ने एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी करवा दी थी, तो मैंने एक
प्यारा सा ऐप भी बनाया था अपने प्रोजेक्ट्स में। आप यहाँ क्यों आए भाई, वहीं से सीधा इंटरनेट मार लेते हैं। मतलब वो तो प्यारा सा बहुत छोटा सा ऐसा था पीडीएफ व्यूअर ऐप की, मतलब आईसीएससी के ही और आईएससी के प्रिपरेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए, उसमें मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स रख दिए थे, एक क्विज का भी टैब रख दिया था, पार्ट रख दिया था कि अगर आपको बूलियन अलजेब्रा में क्विज करना है तो कर सकते हो। मतलब मेरे को मजा आया था बनाने में। प्रिपरेशन आपके लिए इतना टफ पार्ट नहीं था? आई वुड नॉट से सो, इट वाज टफ पार्ट, इट इज टफ पार्ट, क्योंकि तुम्हें पता है ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इन सब चीजों से नहीं, हाँ इन सब चीजों से आपकी इंटर्न नहीं लगती डे वन में, ठीक है। आपकी इंटर्न लगती है अगर आप प्रॉप स्टैट्स पढ़े हो, क्वांट में जाना है अगर आपको, तो अगर आप डीएसए कर रहे हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, तो काइंड ऑफ इन सब चीजों से लगती है। एंड ये सब चीजें बहुत अलग होती हैं वेब के कोर काम और ऐप डेवलपमेंट के कोर काम से, तो मेहनत करनी पड़ती है। एंड यहाँ पे तो और करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आप जिनके साथ कॉम्पीट कर रहे होते हो वो सब आपके लेवल के और आपसे। तो फिर इंटर्न आपने उस साल मतलब लगाई इंटर्न अपनी समर्स में? नहीं, तो उस साल सेकंड ईयर के एंड में वही था कि मेरे को डबल मेजर कराना था। डबल मेजर का प्रोग्राम होता है जिसमें आप बेसिकली आपको बीटेक की डिग्री मिल रही होती है बट इन 2 मेजर्स, one being your primary department which in my case is chemical engineering and other is your secondary department जो मेरे केस में इलेक्ट्रिकल है। अच्छा, तो मैं केमिकल से इलेक्ट्रिकल इंटरेस्ट वाइज था या फिर एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज खोल रहा था? एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज खोल रहा था, प्लेसमेंट वाइज। इसके सिवा कोई सेंस नहीं था? इसके सिवा कोई सेंस नहीं था, ठीक है। फिर तो ऐसा था, तो वही था कि सर्किटल बीइंग उसमें आपके अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा डबल हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि डबल मेजर ऑप्ट करते हैं। एंड ऑल्सो जो मेरा इंटर्न का प्रेप था दैट वाज आल्सो, मैं उस पर कॉन्फिडेंट नहीं था बहुत ज्यादा, कि मेरे को लग रहा था कि शायद नहीं होगा, जबकि मुझे आप गलत थे। हाँ, जबकि मुझे ऐसा लगता है अभी कि मैं अगर सॉफ्टवेयर में नहीं तो कोर में किसी अच्छी कंपनी में तो हो जाता बहुत आराम से। ऑन बेसिस ऑफ सीपीआई हो जाता आपका? हाँ, ऑन बेसिस ऑफ सीपीआई भी और ऑन बेसिस ऑफ पीओआर भी और ऑन बेसिस ऑफ नॉलेज भी एज वेल, क्योंकि ठीक ठाक मैंने थर्मो और फ्लूइड तो पढ़ ही रखा था, लेकिन तब भी मेरे को ऐसे काइंड ऑफ डर लग रहा था अंदर से, एंड आई वाज नॉट वेरी मच इंट्रोस्पेक्टिव, एंड इसीलिए मैं सोचा कि चलो ठीक है, अभी दैट वाज माय आई वुड से दैट वाज माय एस्केप फ्रॉम सिटिंग इन द प्लेस इंटर्न ड्राइव एट दैट। फिर आपने डबल मेजर करवा लिया इलेक्ट्रिकल में? डबल मेजर करा लिया। अब मेरे को डबल मेजर मिल गया। अब सीन ऐसा है कि अगला समर का सोचना है कि अगला समर तो खाली है। तब आया मेरे केस में माइटेक्स, ठीक है। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू अ रिसर्च इंटर्नशिप नेक्स्ट ईयर। और उसके पता कैसे चला माइटेक्स के बारे में? माइटेक्स के बारे में ऐसा था कि मैं ऐसे रिसर्च इंटर्नशिप्स का पता कर रहा था कि रिसर्च कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं गूगल पे भी, और यहाँ पे एएनसी काउंसिल एक सेशन भी कराई थी पहले रिसर्च अपॉर्चुनिटीज का, तो उसमें उसने एक शीट बना के दी थी कि ये रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इंटर्नशिप्स होते हैं। सीरियसली लेते नहीं इन सबको, मतलब इन सब सेशंस को, राइट। बट कुछ बहुत इंफॉर्मेशनल होते हैं जो जाने चाहिए शुरुआत में खासकर। अब तो भी बहुत सेशंस होते हैं, लेकिन मैं अब नहीं जाता क्योंकि अब मेरे को पता है चीजें, तो लेकिन शुरुआत में जाना चाहिए। तो उन सब सेशंस में मैं गया था, तो उसमें मेरे को पता चल गया था। तो रिसर्च इंटर्नशिप करने का मेरा ये था मोटो कि मेरे को देखो नहीं पता था कि मेरे को एकेडमिया में जाना है कि कॉर्पोरेट में जाना है। अभी के हिसाब से मेरे पास ये 2 पाथवे थे कि या तो एकेडमिया जाना है या तो कॉर्पोरेट में जाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि दिस डबल मेजर थिंग हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर बोथ द पाथवेज एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट। मैं समझाता हूँ कैसे। कि ऐसा था कि मैंने सोचा कि चलो अब थर्ड ईयर का जो समर होगा, थर्ड ईयर के बाद वाला जो समर होगा, वो उसमें कर लूंगा मैं रिसर्च इंटर्नशिप, और फोर्थ ईयर के बाद वाले समर में मैं कर लूंगा इंटर्नशिप। हाँ, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप, दोनों मिल जाएगा। और चूंकि ये मैं बता देना चाहूंगा कि ये 5 साल का प्रोग्राम होता है डबल मेजर का, कि आपको 1 साल और रुकना पड़ता है क्योंकि आपको दोनों डिपार्टमेंट के कोर्सेज करने पड़ जाते हैं, तो आपके क्रेडिट्स खत्म नहीं होंगे 4 सेमेस्टर। टोटल 4 सेमेस्टर हो गए, पहला खाली, दूसरा खाली, तीसरा माइटेक्स और चौथा इंटर्नशिप। ठीक है, तो माइटेक्स के बारे में पता चल चुका था। हाँ, तो मेरे को माइटेक्स के बारे में पता चल गया था। माइटेक्स में ऐसा होता है कि हमें एप्लीकेशन डालनी होती है, एंड उनका एक मैचिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस भर रहे होते हैं। 7 प्रोजेक्ट के प्रेफरेंस भर सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग प्रोफेसर्स के साथ। हाँ, क्राइटेरिया होते हैं, सीपीआई क्राइटेरिया होता है, एंड ऑल्सो ग्रेजुएशन वाला, कि अगर आप
अगले साल ग्रेजुएट हो रहे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप अगर प्री फाइनल ईयर में हो तब आप अप्लाई कर सकते हो। आईआईटी से कोई पर्क मिला था इसमें? आई थिंक कि पर्क्स ऐसे एविडेंट नहीं होता है, बट जब प्रोफेसर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जो फॉरेन के प्रोफेसर हैं दे प्रेफर कि आईआईटी के बच्चे हैं, मतलब उनकी एक इमेज बन जाती है। क्योंकि मैं जिस प्रोफेसर के साथ बात कर रहा था उस टाइम इंटर्नशिप के लिए, वो जब पहली बार मतलब मेरा मेल पढ़े तो लिखे कि ओ यू आर फ्रॉम आईआईटी आई सी। तो बाहर भी आईआईटी की वैल्यू अच्छी है। हाँ, मतलब एटलीस्ट जिनसे मैं बात किया हूँ वहां तो थी, मतलब आई टॉप कॉर्पोरेट लोग जो अपने वाले हैं, टॉप सीईओज वगैरह, तो वहां से अच्छी इमेज बनती होगी मे बी। हाँ, काइंड ऑफ नॉट विद सीईओज एंड जस्ट वो लोग, मतलब ऐसा है कि उन्होंने भी पहले प्रीवियसली आईआईटी के बच्चों के साथ काम करके रखा होगा, राइट? तो उससे भी एक इमेज बन जाती है। जो हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं फॉरेन स्टडीज करने, एमटेक करने, पीएचडी करने, तो वो वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उससे भी एक इमेज बन जाती है। ओके, तो फिर सीपीआई क्राइटेरिया कितना था? 7.5? सीपीआई क्राइटेरिया 7 था फॉर आईआईटीज एंड 8 था फॉर नॉन आईआईटीज। यही डिफरेंस तो यही क्रिएट हो गया। हाँ, तो काइंड ऑफ ऐसा था कि जो एसआईसीसी इंस्टीट्यूट्स थे जिसमें ये आईआईटीज आते हैं, आई थिंक एनआईटीज आते हैं कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो एआईसीटीई वाले कॉलेजेस होते हैं वो तो नहीं आते हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया 8 होता है। तो हमारे लिए 7 था, लेकिन आई थिंक अब जाके सेम हो गया, इस ईयर से सेम हो गया है। आईआईटी की वैल्यू कम हुई है। तो इस ईयर से 8 हो गया है इस साल से। हाँ, तो फिर आपने अप्लाई कर दिया, तो उसमें आपको एक मैच आ गया प्रोफेसर के साथ। हाँ, तो मैंने 7 अप्लाई किया था, एंड इंटरेस्टिंगली जो मेरा 7th प्रेफरेंस था वो मेरे को मिला। एंड मोर इंटरेस्टिंगली मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, डायरेक्ट मेरे पास ऑफर आया था। ओके, तो दैट मीन्स कि प्रोफेसर प्रोफाइल बेसिस पे, मतलब ऐसा रहता है कि प्रोफेसर्स के पास उनके पास ढेर सारे बच्चों के आएंगे प्रोफॉर्मर्स और प्रोफाइल्स, तो वो उसमें रैंकिंग करते हैं कि मेरे को ये पसंद है। अब कोई प्रोफेसर होगा जिनको डिसाइड करने के लिए वो इंटरव्यूज लेंगे, और कुछ प्रोफेसर होते हैं जो सिर्फ प्रोफाइल बेसिस पे ही अपनी रैंकिंग दे देते हैं। तो आई थिंक दैट वर्कड ऐसे। तो फिर आप मैट्रिक्स के कनाडा? हाँ, तो समर में गया कनाडा। इट वाज लाइक कि मेरा 3 महीने के लिए ना? हाँ, 3 महीने के लिए होता है, ये 3 महीने का प्रॉपर होता है। और खर्चा कौन उठाता है? हाँ, मतलब माईटेक्स की तरफ से पूरा फंडेड होता है, पूरा प्रॉपर। कितना फंड मिलता है? फंड ऐसा रहता है कि आपको आपकी सब कुछ मतलब वहां पे कवर हो जाएंगे, आपके ट्रैवल के। बताओ ना। मॉनेटरी वैल्यू लमसम यू कैन से अराउंड 9,000 कैड फॉर 3 months, so 3,000 पर मंथ। अच्छा, इतने में गुजारा हो जाता है वहां पे? बहुत आराम गुजारा है, एज वेल एज आपका आने जाने की टिकटें, वहां के रहने का, और इनफैक्ट उसमें भी आप बचा लोगे। कितना बचता है? एक आईफोन काइंड ऑफ। अच्छा, एक आईफोन लिया नहीं, बट बच जाएगा, ऐसा रहता है। ओके, फिर वहां पे यूनिवर्सिटी वाला एक्सपीरियंस कैसा था, वो रहने वाला? वहाँ की यूनिवर्सिटीज बहुत अलग है, वहाँ के लैब्स बहुत अलग हैं, ठीक है, अच्छे हैं, मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वाइज भी काफी अच्छे, मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। एक्सपोजर जो था, एक्सपोजर वाले लोग काफी चिल है। चिल तो ऐसा था कि मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने वो कह दिए थे घर से काम करना, घर से करो, लैब से करना लैब, क्योंकि मेरा जो काम था वो मशीन लर्निंग पे था, तो मैं आराम से अपने घर पे कभी करता था, कभी मैं लैब में चला जाता था, वहां कर लेता था। एंड यही रहता है कि वहां पे लैब्स में भी फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, ऐसा सीन था। इनफैक्ट मैं जिनके साथ काम कर रहा था वो पीएचडी स्टूडेंट, वो वहां पे एमटेक कर रहे थे, एमएस कर रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली उनका एमआईटी में पीएचडी के लिए हो गया, तो अभी वो एमआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी। हाँ, तो फिर रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा रहा? आगे कभी सोचा रिसर्च करने का? ना, तो ऐसा हुआ कि उस दिन मतलब उस रिसर्च एक्सपीरियंस से मैं समझ गया कि शायद दिस इज नॉट अ थिंग फॉर मी। कर तो लिया था, अच्छे रिजल्ट्स भी आ गए थे, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी लेट्स गो फॉर द कॉर्पोरेट थिंग। तो मैं आगे कॉर्पोरेट के लिए, मनी इज अ फैक्टर, ठीक है, मनी इज अ फैक्टर, ऑलवेज इट इज, एंड स्पेशली अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे होते हो जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, आपके पास एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप कुछ करो जब आप निकल जाओ। तो एकेडमी में भी पैसा है, एकेडमी में पैसा, बट आफ्टर सर्टेन टाइम, राइट, तुरंत थोड़ी मिलता है। अच्छे खासे पैसे अगर आपको कमाने हैं तो
तो वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मिलता है। आप पीएचडी कंप्लीट करो, पीएचडी में भी आप बहुत ज्यादा थोड़ी कमा लोगे, सर्वाइवल होता है उसमें बस। तो उसके बाद आप बाद में अप्लाई करते हो अलग अलग जगह, कंपनियों में अप्लाई करोगे, या फिर बाद में आप वापस प्रोफेसर बन के आओगे, तो उस टाइम तो अच्छा खासा रहता है। लेकिन तो फिर आप वापस आ गए हिंदुस्तान कनाडा से? हाँ, तो आते ही सीधा इंटर्नशिप के टेस्ट चल रहे थे? हाँ, तो ऐसा सीन हुआ था कि मेरा इंटर्नशिप के जो टेस्ट थे वो शुरू होने वाले थे, एंड मेरा इंटर्नशिप खत्म नहीं हुआ था। मतलब जो रिसर्च इंटर्नशिप था माइटेक्स का, वो खत्म नहीं हुआ था, और ये जो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप इंटर्न ड्राइव वाले टेस्ट थे वो शुरू होने वाले थे। 25 जुलाई से शुरू थे, और मेरा जो लास्ट डेट था वो 29 जुलाई था इंटर्नशिप का। तो मेरे कई टेस्ट छूट रहे थे, तो मैंने अपने प्रोफेसर से कहा कि मतलब जल्दी जाना है। तो वो अलाउ कर दिया गया है कि ठीक है जाओ वहां से काम कर लेना, एंड मैं आ गया और यहाँ से काम कर लिया। फिर यहाँ पे शुरू हुआ इंटर्नशिप ड्राइव? यहाँ से शुरू हुआ इंटर्नशिप ड्राइव। प्रिपरेशन थी ठीक ठाक? देखो बहुत ज्यादा खास फर्क तो थी नहीं, जितना पिछले साल की थी उतनी ही थी। खास अभी तक काम चल जा रहा था अभी तक की स्टोरी में। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती, बस कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है। ना ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहता है कि मैं कम प्रिपरेशन में भी मुझे ऐसा लगता है कि हो जाता है। अच्छा ठीक है। मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना ही शायद मंजिल मिल जाती है, जिसको मैं ऐसा टारगेट मानता हूँ। बट लेट्स सी, मतलब ऐसा कब तक होता रहता है। अच्छा तो उसके बाद आपने प्रिपरेशन शुरू की, टेस्ट वगैरह देने शुरू हुए। शॉर्टलिस्ट तो हर जगह हो रहे थे क्योंकि आपकी सीपीआई काफी अच्छी थी। हाँ, शॉर्टलिस्ट में हर जगह हो रहा था, कट ही जा रहा था। हाँ, मतलब उसके भी पीछे भी ये वाकया था ना कि मेरे सुनने में आया था कि हॉल 2 में और हॉल 6 में भी कुछ, मेरी एक दोस्त थी वो बता रहे थे हॉल 6 में कि ये बात चल रही थी, मैं इसमें कोई बात कर रहा था, ये विप्लव पटेल कौन है। शॉर्टलिस्ट हो जाए, कटे जा रहा है, एक सीट खा रहा है हर जगह। मतलब कटे जा रहा है कि ठीक है, ज्यादा कटा तो था कुछ में, और कटना मतलब जायज भी था क्योंकि मैंने उतनी प्रेप करी नहीं थी, और शॉर्टलिस्ट हुए जा रहा था क्योंकि प्रोफाइल की वजह से। उसी चीज में आपने डिसाइड किया कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है, क्योंकि शॉर्टलिस्ट तो हर प्रोफाइल में हो रहे थे। कंसल्टिंग में भी आप शॉर्टलिस्ट हुए, आप एसडी में भी शॉर्टलिस्ट हुए। फिर उसी चीज से डिसाइड किया कटने ने कि आप किस तरफ जा रहे हो। एग्जैक्टली, योर डेस्टिनी इज, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा जो डेस्टिनी था वो था ही गोल्डमैन के साथ, क्योंकि बीच में जो बेन की इंटरव्यू हुआ था वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, उसमें तो मुझे लगा था कि ये तो होना ही है, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे चीजें वर्कआउट करी कि नहीं हुई। तो शायद इट वाज काइंड ऑफ अ डेस्टिनी फॉर मी कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था जो वहां पे आप बैठे हो वहां पे सामने, तो वो कैसे एक्सपीरियंस होता? हाँ, तो मेरा ऐसा हुआ था कि देखो मेरे कुछ इंटरव्यूज ऑनलाइन हुए थे, कुछ ऑफलाइन हुए थे, मेजरली ऑफलाइन सामने इन पर्सन हुए थे। तो मेरा जो बेन और बीसीजी का इंटरव्यू हुआ था तो वो काइंड ऑफ मीट में हुआ था, गूगल मीट में हुआ था। अच्छा। हाँ, और उसमें वो एक केस देते हैं और केस सॉल्व करना होता। तो बीसीजे वाला केस तो आई थिंक कि मैंने बहुत गंदा किया था उसमें, लेकिन बेन वाला केस मैंने पूरा कर दिया था, सॉल्व पूरा ऑलमोस्ट उसके तह तक पहुंच गया था, एंड बहुत स्ट्रक्चर्ड था। तो इट वाज अ गुड केस इंटरव्यू मेरे हिसाब से, बट आगे चीजें नहीं वर्कआउट। इसके अलावा कोई सवाल पूछते क्या उल्टे सीधे, जैसे कि कुछ पर्सनालिटी वाले या वैसा कुछ? नहीं, केस में तो नहीं पूछा, लेकिन इसमें जब मैं गोल्डमैन में का इंटरव्यू देने आया था तो गोल्डमैन का ऐसा हुआ था कि मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, पहले इंटरव्यू में वो पूछ रहे थे। अब गोल्डमैन का भी ऐसा सीन था कि मेरे को पता ही नहीं था किस प्रोफाइल के लिए आई है। अच्छा, ठीक है, बस मेरे सुबह इंटरव्यू था 8 बजे, मेरे को कॉल आया कि आप 8 बजे कॉल आया कि 9 बजे आपका इंटरव्यू, आप आ जाइए। अब मैं 8 बजे उठा आराम से और मतलब फ्रेश हुआ और सीधे मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा, भाई एक बात बताओ, ये गोल्डमैन कंपनी कौन सी है, एट किस प्रोफाइल के लिए आती है। मतलब मैंने पीपीटी भी अटेंड करी थी लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट ऐसा सीन था। तो वो मुझे बताया, थोड़ा समझाया, तब भी मेरे को बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहा ये कौन सी प्रोफाइल है जिसमें सॉफ्टवेयर का भी काम कराते हैं और बैंक भी है ये। तो ऐसा कुछ था कि मेरे को बहुत ज्यादा उसका आइडिया नहीं था। फिर मैंने इंटरव्यू में ही मैं उनसे, जो थे मेरे इंटरव्यूअर, मैंने वीपी थे वो, उनसे ही मतलब मैं बातचीत हो रही थी, वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, डीएसए के सवाल पूछे थे, कई पजल्स पूछे थे, वो ऑलमोस्ट वो हो गए थे। कुछ में अटक रहा था मैं बीच में, तो मैं वो गाइड करते रहते, तो मैं फाइनल आंसर तक पहुंच जाता था। तो आखिरी में मतलब ऐसे बातचीत होने लगी कि आप का रोल क्या है, वीपी क्या होता है, मेरा काम क्या होगा अगर मैं इंटर्न की तरह। तो वो एक
ऐसा इंटरव्यू था जिसमें मुझे लगा कि ये इंटरव्यू से ज्यादा इट वाज अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू कलीग्स, इट वाज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू पीपल एंड आई इट फेल्ट वेरी गुड। ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये तो इंटरव्यू लगा ही नहीं। इनफैक्ट जब मैं सवाल सॉल्व कर रहा था तो मैं कहीं बीच में स्टक हो रहा था तो वो मुस्कुरा रहे थे, फिर वो बता रहे थे कि ये यहाँ पे तुम थोड़े से गड़बड़ हो रहे हो, तो वो चीज मेरे को बहुत प्यारा लगा। ठीक है, फिर पहला इंटरव्यू हुआ, वो अच्छा हुआ, मतलब काफी अच्छा गया। फिर उसके बाद मैं दूसरे के वेट कर रहा था तो गोल्डमैन का पता नहीं क्या सीन था। उसके बाद इंटरव्यू सेकंड राउंड में क्या हुआ? तो सेकंड राउंड में हुआ, मतलब फाइनली सेकंड राउंड में भी वही डीएसए के सवाल। अब यहाँ पे भी ऐसा आता है कि यहाँ पे एक वाकया हुआ कि उन्होंने एक सवाल दिया, वो सवाल था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से नहीं कर रखी थी, तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे को डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आती और ये सवाल नहीं होगा मेरे से। ठीक है, तो वो क्या है कि डीपी नहीं करे हो? मैं कहा कि नहीं सर, मैं प्रेप अभी रिसेंटली शुरू किया था एंड डीपी छूट गया था, डीपी नहीं किया हूँ। तो क्या है, ग्राफ किया हूँ? मैं कहा ग्राफ किया हूँ। तो क्या है कि ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ग्राफ का एक सवाल दिया। ग्राफ में डीएफएस एल्गोरिथम होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, तो वो उन्होंने उसका सवाल दिया, मैंने कहा वो कर दिया आराम से। तो क्या ओके, मतलब दैट वाज अ गुड थिंग। फिर उनसे भी मतलब थोड़ी बात होती कि उनका क्या रोल था, और उन्होंने मतलब इंटरेस्ट गेज करने के लिए पूछा मेरे से। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि तुम ये एक बात बताओ, तुम पहले माइटेक्स करते हो, रिसर्च करते हो, फिर अब तुम्हें गोल्डमैन में आना, तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तुम ये इसको किस तरीके से देख रहे हो? तो मैंने कहा कि सर मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड आई थिंक दैट्स अ गुड वे। क्योंकि रिसर्च में भी मैंने किया तो उसका कोई ऐसा नहीं कि जो मैंने माइटेक्स में इंटर्नशिप करी थी उसका कुछ मैंने सीखा नहीं, उससे मैंने कॉन्सेप्ट्स भी सीखे, बहुत सारी चीजें, और जो चीज मैं हो सकता है बाद में कहीं भी जाऊंगा तो अप्लाई भी करूंगा, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, मैंने रिसर्च से भी बेकार नहीं जाती, लर्निंग से भी बेकार नहीं जाती। तो मैंने वही बोला कि मैं चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ और उस फील्ड में भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो चीजें मैं जो करके वो भूल जाऊंगा। तो वो उस पे काफी खुश हुए थे, कहा दैट्स स्मार्ट आंसर। स्मार्ट तो ट्रुथ था वो तो। हाँ, वो तो ट्रुथ था, वही। उसके बाद गोल्डमैन का कॉल आ गया आपके पास? हाँ, गोल्डमैन का कॉल ऐसा था कि सेकंड इंटरव्यू हुआ तो लोगों के 3-4 इंटरव्यूज हो रहे थे। अब मैं सेकंड इंटरव्यू के बाद मेरे को लैब में जाना था, तो मैं लैब में चला गया। तो मैंने बोल दिया था वहां पे जो प्लेसमेंट वाले होते हैं कि अगर कुछ होगा तो मेरे को कॉल कर लेना। 4 बजे तक कोई कॉल नहीं आया, तो मैंने मैंने सेकंड ईयर के जो कोको होते हैं मैंने उनसे पूछा, कंपनी कोऑर्डिनेटर, तो मैंने उनसे पूछा एक बच्चे से कि क्या सीन है, तो क्या है कि विप्लव नहीं आया कॉल, तो मुझे लगा कट गया। अब ऐसा हुआ था कि मेरे 5 बजे से स्प्रिंगलर का इंटरव्यू था। अब मैं 5 बजे वहां पे भी गया तो वो लोग कह रहे हैं कि सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है, हमें जितना लेना था हमने ले लिया, अब हम किसी का इंटरव्यू नहीं लेंगे। अब मेरा स्प्रिंगलर का जैसे भी करती है, ऐसा हुआ वहां पे कि आप शॉर्टलिस्टेड थे, फिर आपका इंटरव्यू कह रहे हैं कि अब इंटरव्यू नहीं होगा, जितना हो गया होना था हो गया। मतलब 5 बजे मैं पहुंचा था, मेरा 5 बजे ही था स्लॉट, तो वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब तो काफी खराब बिहेवियर है कंपनीज का। मतलब यार कुछ कंपनी ऐसे भी रहता है कि वो हायर करती रहती है, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो इंटरव्यू लेती रहती हैं और हायर करती रहती हैं, ऑफर देती रहती हैं। तो वो जब ऑन रोलिंग बेसिस ऐसे ऑफर देती रहती हैं, तो उनका जब रिक्वायरमेंट खत्म हो गया वो क्यों ही लेंगे इंटरव्यूज, तो ठीक है, कैनॉट कंप्लेन, बुरा तो लगेगा। तो ऐसा था। तो उसके बाद तब मैंने अपने ओपीसी दोस्त था ज्ञानेंद्र, उसको कॉल लगाया, मैंने कहा कि भाई बताओ क्या सीन है गोल्डमैन का। तो वो कह रहा भाई तुम्हारा हो तो गया, तुम क्यों बैठ रहे हो स्प्रिंकलर में, क्यों बैठना चाहते हो स्प्रिंकलर में? मैं कहा हो गया, ये तो मेरे को कोई बताया ही नहीं। तो मैं कहा भाई कंफर्म करो तुम पहले ही, क्योंकि मेरा 2 इंटरव्यू राउंड हुआ, यहाँ पे लोगों के 3-4 इंटरव्यू राउंड हो चुके, मेरा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने उनसे बात करी, मतलब वो कहा कि भाई हो गया, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, फिर से कंफर्म करके बताता हूँ। तो उसने फिर से कंफर्म करके कहा कि भाई हो गया, तो उस टाइम सुकून मिला। ये 6 बजे 7-8 बजे की बात है, तब मैंने घर और खुश तो बहुत होंगे। ठीक है, तो घर पे तुरंत मैंने कॉल करके बताया। स्टाइपेंड इंटर्नशिप में तो इट्स लाइक 1.5 पर मंथ, तो इट इज अ गुड अमाउंट, डिसेंट अमाउंट। हाँ, तो ये यहाँ पे तो आईआईटी में आई थिंक सबको देते हैं, सबको नहीं देते लेकिन सारे आईआईटीज में यही है। ओके, तो उसके बाद आप गए गोल्डमैन, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां जाके? इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। 3 महीने वापस वीकेंड्स
नहीं, वीकेंड्स का सीन ऐसा था कि मैं वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा निकलता नहीं था, क्योंकि मैंने एक चीज अपने बारे में फिगर आउट कर ली थी कि आई नीड अ प्रॉपर ग्रुप। मेरे जो एक दोस्तों का एक ग्रुप है, मैं उसी ग्रुप में ही वाइब कर पाता हूँ। और मेरा जो वाइब करने का है कि मैं बहुत पार्टी बॉय नहीं हूँ, मेरे को पार्टिंग करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। आई वांट कि अगर घर पे रुक रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एक बुल्ला सेशन कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, लिटरेचर डिस्कस कर रहे होते अच्छा, तो हैं। वो पार्टी ज्यादा पसंद नहीं है? हाँ, तो मेरे को weekends लोगों से पे पसंद बात है। करना थोड़ा पसंद है, ठीक है, लोग अपने दोस्तों से बुल्ला तो काटना, वहाँ पे seniors हंसी छोड़ मजाक देते करना। वहाँ पे जो इंटर्नशिप में जो सीनियर्स थे, वो तो प्रेशराइज करते होंगे कि आप आओ पार्टी में भाई। हाँ, उन्होंने पार्टी भी दी थी, तो उनके पार्टी में भी मैं गया भी था, तो लेकिन वहां पे भी मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग और ये सब नहीं करना। ठीक है। तो वहाँ से आगे बढ़ने से वापस हम्म, फिर आता है पीपीओ। उसका क्या सीन है? रिप्लेसमेंट ऑफर प्री प्लेसमेंट ऑफर अगस्त में आया, कॉल की हो गया। हो गया? आपने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर खुली लिया, बाहों के साथ। खुली हुआ हो गया था। अरे सीन ऐसा था ना कि इस बार का प्लेसमेंट का ऐसे रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हाँ, रिसेशन की वजह से था कि बहुत अच्छा नहीं होगा, जो कि हम अभी एविडेंट है कि बहुत ज्यादा खास तो नहीं अच्छा, होगा। आपको जितना ऑफर हुआ, आपको कहीं लगा कि इससे ज्यादा तो मैं ले सकता हूँ प्लेसमेंट में बैठ के? मतलब हाँ, ये तो है कि इतना तो लगता है कि शायद अगर प्लेसमेंट में बैठता, थोड़ी मेहनत कर लेते तो हो जाता, इससे भी अच्छा लग सकता। वो पर्टिकुलर कुछ अमाउंट था दिमाग में कि इतने तक की तो लगनी चाहिए? अगर इतने मेरे को फर्स्ट ईयर में तो था। इलेक्ट्रिकल में डबल मेजर भी किया है, इतनी मेरी सीपीआई भी है, हम्म इतना एक्सपीरियंस भी है, तो इतने तक की तो लगनी ही चाहिए। नहीं, मेरे को देखो, जो मिनिमम था उससे तो ज्यादा ही मिलता, मतलब जितना मैंने मिनिमम सोच रखा था। कितना मिनिमम कितना सोचा था? जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब था मेरा, कि तब तो मैंने इतना सोच रखा था कि भाई 15 से ऊपर तक की मिल जाए, अच्छा। आई वुड बी हैप्पी, ठीक है, बहुत है, खुश ठीक हूँ। है। लेकिन इसमें तो काफी अच्छा खासा मिल रहा था, कितना? मतलब 3 टाइम्स? ये तो मैं नहीं बता सकता। मोर देन 3 टाइम्स? हाँ, मतलब काइंड ऑफ ठीक है। अराउंड अराउंड मतलब ठीक है, 2 से 3 टाइम्स के बीच में समझो, ठीक है, तो ऐसा रहता है। इसमें इंडियन 1 टाइम, इंडियन 1 गुना और सिटी से 2-3 गुना। इंडियन इज x, तो टोटल सिटी इज 3x। नहीं, तो इनका ऐसा सीन होता है कि ये स्टॉक्स और ये सब तो नहीं देते हैं, ठीक है, और इनका रहता है ये बोनस देते हैं। सारे बैंक्स का ये सीन है, दे गिव यू हैवी बोनसेस, ठीक है, तो काम करने पे परफॉर्मेंस बोनसेस एंड ऑल्सो एक वन टाइम बोनस होता है जो कि सबको मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस इनका एक अच्छा कंपोनेंट तो होता है। जनरली होता है। हाँ, होता है, ठीक है। एंड उसी वजह से लोग वहां पे थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, जो कि 9 से 5, 9 से 7 कर लेते हैं कभी-कभी। 9 से 9 भी कर लेते हैं। बस जाओगे तो पता चलेगा। हाँ, मेरे को तो पता ही है। ठीक है। हाँ, तो अभी रेडियो कॉर्पोरेट में जाने के लिए हाँ, मतलब काइंड ऑफ एक, कुछ और प्लान है? कुछ और भी कुछ करना है वैसा कुछ सोचा है? देखो शुरू में तो था, जब मैं आईआईटी कानपुर आने वाला था, तो मेरा तो था कि भाई आईआईटी करने के बाद सीधे यूपीएससी करना है, ठीक अच्छा, है, ये ट्रेंड भी आप फॉलो करने वाले थे, रेट रेस? वो उस टाइम था, ठीक है। लेकिन वही मैंने जब बताया था ना, जो सर के बारे में कि जो फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने मेरे को कहा था, विप्लव अभी तुम्हें लग रहा है, पर तुम जब आईआईटी में जाओगे, वहां पे चीजें देखोगे, तब तुम्हें धीरे धीरे शायद समझ में आए कि तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, जो तुम अभी जो सोच कि रहे हो। हुआ। हाँ, जो कि हुआ। अभी कुछ प्लान से और? अभी तो है कि अभी 2-3 साल कॉर्पोरेट में ही रह के देखना है यार। बहुत बढ़िया। चलो फिर फाइनल रिमार्क्स दे दो कुछ। फाइनल रिमार्क्स, कैसा लगा यहाँ पे आके? यार बहुत अच्छा है कि लाइक इंफॉर्मेशन कुछ क्रिएट किया। हाँ, इन्फॉर्मेशनल, और आई थिंक इट विल बी ऑफ गुड हेल्प टू नॉट ओनली आईटी के जूनियर्स, बट जो भी टियर 2 टियर 3 बच्चों को जो मतलब चीजें रहता आपको है। सीखने में बाहरी मदद लगी, जैसे गूगल हो चाहे जो भी एडवाइस मिली, हाँ। हमने इसके थ्रू दे दिए लोगों को। एग्जैक्टली, लोगों को माइटेक्स के बारे में भी नहीं पता होता है, गोल्डमैन सैक्स के बारे में, कंपनी के बारे में नहीं पता होगा बहुत बच्चों को, तो इसके थ्रू वी आई थिंक this is a way to disseminate the information which is stagnant at the tier 1, right, और tier 2 tier 3 सब जगह जाएगा, तो it is a good way, good approach।